वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और शाम 9 बजे की क्लास देखना न भूलें। शुरुआत करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है। हाल ही में 30 मार्च को कौन सा राजस्थान दिवस बनाया गया? अभी 30 मार्च 2021 को राजस्थान दिवस बनाया गया, क्योंकि हर वर्ष हम 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस बनाते हैं। तो अब की बार हमने कौन सा राजस्थान दिवस बनाया है? 72वां स्थापना दिवस बनाया। हालांकि कोरोना की वजह से इतना बड़ा महोत्सव नहीं बना पाए, राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाया पाया, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है 72वां राजस्थान दिवस बनाया गया। इंपॉर्टेंट बात, अब ये राजस्थान दिवस ही इस दिन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा है राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ, और जिसको 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। इसकी खासियत देखो, जब चौथा चरण आता है 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को जब चौथा चरण आता है, इस चौथे चरण में लगभग राजस्थान का निर्माण हो चुका होता है, यानी जितनी भी रियासतें हैं। और इस दिन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों का एक साथ विलय होते हुए पूरे राजस्थान का लगभग क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस वजह से इस दिन को क्या बनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। इसलिए खास प्रतिवर्ष हम 30 मार्च को बनाते हैं। एक तारीख और आती है 1 नवंबर। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। 1 नवंबर को बनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान है स्थापना दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर को तो, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है, जो 72वां राजस्थान दिवस है बनाया गया। अब मुख्य बात देखिए, पहले तो इमेज में देखिए, ये देखिए पधारो हमारे देश। राजस्थान के अंदर ये हमारा नारा है, पर्यटक लोगो हमारा क्या है? पधारो हमारे देश। अब इसकी बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पधारो हमारे देश कब लागू हुआ? 25 जनवरी 2019 को बदला गया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने आते ही भाजपा यानी वसुंधरा सरकार का जो लोगो था कौन सा? न जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए। ये क्वेश्चन जब बदला गया था तो आरएस के अंदर इस प्री में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, न जाने क्या दिख जाए। ये 2016 में किया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने 25 जनवरी 2019 को इस लोगो को बदलकर नाम क्या रख दिया? पधारो हमारे देश। जो 1993 में पधारो हमारे देश था, 1993 से लेकर 2007 तक रहा था। फिर राजस्थान में 2008 से 2016 तक कलरफुल राजस्थान रहा। फिर ये न जाने क्या दिख जाए, और अब वापस क्या हो गया? पधारो हमारे देश। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान में पूरे भारत का हर तीसरा व्यक्ति राजस्थान में पर्यटक के रूप में आते हैं। और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक फ्रांस से आते हैं, सर्वाधिक फ्रांस से आते हैं। और हमारे राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आते हैं? तो जयपुर में सर्वाधिक विदेशी आते हैं। ये याद रखना, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि राजस्थान में महोत्सव है, कोई इतने बड़े पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, या दुर्गों की बात देखें, हिमालय, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पर्यटक की दृष्टि के लिए और एकदम बढ़िया तरीके से सुगम जगह हमारे राजस्थान की मानी जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी राजस्थान के किस जिले में? तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर। किसानों को उनकी उपज के विपणन और बेहतर मूल्य दिलाए जाने के लिए अंगणवा, ये स्थान ध्यान रखना, अंगणवा जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? जोधपुर में। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी, और आपको पता है इस बजट में यह भी घोषणा हुई थी कि अगले साल से जो बजट होगा वो कृषि का बजट अलग से दिया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रस्तावित होगा। अब बात आती है जोधपुर की, तो थोड़ी सी बात हम जोधपुर की जरूर कर देंगे। ये हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत में ये राजस्थान, पधारो हमारे देश, और ये राजस्थान के अंदर आ गया जोधपुर। अब बातें क्या रखनी है? हम रोज बात करते हैं जोधपुर की स्थापना, इसको नीला शहर कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। आज नई बात करते हैं जोधपुर की। क्या करेंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति जोधपुर की। नंबर 1 आपने सुना है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहम्मद नैन्सी। उनका संबंध जोधपुर से था। शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान लोक नायक लक्कड़ फक्कड़ के नाम से प्रसिद्ध
जयनारायण व्यास भी जोधपुर के थे, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री थे एकमात्र। फिर बात आती है मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं? चंद्रसेन को कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहते हैं। यहाँ का एक खिलाड़ी है आकाश, ये सॉरी, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। रवि बिश्नोई भी राजस्थान के हैं, जोधपुर के। इसके अलावा एक नाम सुना होगा, खड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगणियार। कौन है? सदीक खां मांगणियार। इनका संबंध भी जोधपुर से है। राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थान का शेक्सपियर कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा, जिनको बिज्जी के नाम से पुकारा जाता है, वो भी जोधपुर से है। राजस्थान शब्दकोश, राजस्थान शब्दकोश का जनक सीताराम लाल, उनका संबंध भी जोधपुर से है। मारवाड़ की नूरजहां किसको कहते हैं? गुलाब राय को। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहते हैं? उमेद सिंह को। जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? विजय सिंह को। और मारवाड़ का भगीरथ गज सिंह को, वो भी मारवाड़ से है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो नियुक्त है दलवीर भंडारी, उनका संबंध भी जोधपुर से है। और राठौड़ों का यूलिसिज दुर्गादास राठौड़ का संबंध भी मारवाड़ जोधपुर से। इतनी बातें मैंने आज प्रमुख व्यक्तित्व जोधपुर के खास बताए आपके लिए। और भी बहुत है, लेकिन कुछ एक आपको मैंने बता दी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी हर रोज टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी लिंक वहां पे पहुंच जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 में ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा? लगा लेना स्टार। बजट के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूं, स्पेशल वीडियो दे चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग से क्वेश्चन दिया है। तो ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा 12.05%। देखो, प्रतिशत में ज्यादा पूछने के चांस है। अब सारे बता देता हूं मैं। बजट में योजनाओं के उद्यमियों का प्रस्तावित परिव्यय सबसे ज्यादा सामाजिक व सामुदायिक सेवा में 52.19%, ये तो पूछे ही पूछेंगे। 2 नंबर पे विद्युत पर है 14.32%, ग्रामीण विकास पर है 12.05%, कृषि व संबंधित सेवाओं पे है 7.42%, यातायात पर 6.01% और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 3.03%। ये सारे आंकड़े एक किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो हो सकता है प्रतिशत दे दे, हो सकता है वो पूछ लेगा सबसे ज्यादा, उससे कम 2-3 पूछ ले, जैसे सामाजिक, विद्युत, ग्रामीण, कृषि, 4-4 पूछ ले। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा व्यय किस पे किया जाएगा या तीसरे नंबर पे किस पे किया जाएगा। तो आपके सामने सबसे ज्यादा सामुदायिक व सामाजिक सेवाएं, विद्युत, फिर ग्रामीण, फिर कृषि, फिर यातायात। ठीक है, इन सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले एकलव्य वह मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत खास आपके लिए क्वेश्चन है ये। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है और एक मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अब इनमें राशि की बढ़ोतरी की है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपके सामने रख दी। क्या है देखो, यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है। नंबर 1 तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है जो प्रथम स्थान पे छात्र रहता है। ध्यान रखना, सिर्फ छात्र को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और मीरा पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रथम स्थान पर आई छात्रा को दिया जाता है। अब कितना दिया जाता है देखो, छात्र और छात्राओं को, छात्र और छात्राओं को 21,000 रुपए छात्र को एकलव्य पुरस्कार में दिया जाता है, और छात्राओं को मीरा पुरस्कार के तहत 11,000 रुपए दिए जाते हैं। तो सारे सत्य है एक तो। अब देखो, पहले यह राशि क्या होती थी? एकलव्य के अंदर छात्र को 11,000 रुपए दिए जाते थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए? 21,000। और जो छात्रा थी जिसको मीरा पुरस्कार के तहत 3100 रुपए दिए जाते थे, अब उसे 11,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इसे देखो, 21,000 और 11,000। ये शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार है, जितनी भी राशि बढ़ाई जाती है, एग्जाम में आती है, क्योंकि हम शिक्षित है। और बहुत सारे जैसे रीट का है या फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, वो एग्जाम देने जाएंगे, तो उन्हें पता तो होगा ना भी शिक्षा जगत में हमारे चल क्या रहे। तो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस राशि को बढ़ाया है। तो मैं सारी बातें इसमें बता चुका हूं। अब एकलव्य और मीरा पुरस्कार, एकलव्य राजस्थान का एकलव्य पूछे तो किसको कहते हैं? कालीबाई को कहते हैं। कालीबाई भील 13 वर्ष की, जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने अध्यापक शेखाबाई को बचाया था, वो कालीबाई। और मीरा पुरस्कार, मीरा जानते हो आप, मीरा, ठीक है, मीरा राजस्थान की राधा जिसको कहते हैं, जिसके पति भोजरा थे, इसके दादा दूधा थे, पिता रतन सिंह थे। ये सारी बातें एक दिन मैंने पूरे वीडियो में आपको बता दी, मीरा दादू दयाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो वो सारी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि मीरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है?
एक भजन भी है बहुत ही शानदार, मीरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये सारी बात समझ में आ गई ना। एकलव्य और मीरा पुरस्कार 10वीं 12वीं की जो छात्र छात्राएं हैं राज्य और जिला स्तर पर दिया जाता है। अब एकलव्य पुरस्कार छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार छात्रा को। राशि बढ़ाई है, ये राशि याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को सार्वजनिक नीति में सराहनीय योगदान के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सराहनीय नीति में तो वह प्रदीप मेहता। अभी प्रदीप मेहता कौन है? कट्स इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप मेहता को सार्वजनिक नीति में सराहनीय योगदान के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से, यानी सार्वजनिक जो सरकार की जो नीतियां बनती है उसमें सराहनीय योगदान देते हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की किस संस्था को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स ने CII जिसको कहते हैं एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया? राजस्थान की कौन सी संस्था है जिसको भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया? तो वो रील। कौन सी? रील। रील का पूरा नाम आता है और कुछ भी नहीं आता, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अनुसंधान व विकास और इनोवेशन कैटेगरी में 10वां एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। कौन सा? 10वां एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। और रील के CMD कौन है? राकेश चोपड़ा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा निगम जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, काजरी जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, रिको की स्थापना 1980 में थी। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर इस रिको की स्थापना 1969 में हुई थी। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन 2 शाखाओं के रूप में हुई थी, स्वतंत्र नहीं हुई थी। रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना 1980 में हुई थी, ध्यान रखना। ये विद्यार्थी कंफ्यूजिंग में जाते हैं, 1980 पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है जिसने पर्यावरण अनुकूल बॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है? तो वो हमारे जयपुर के। अब ये खादी प्राकृतिक पेंट और पर्यावरण अनुकूल बोर्ड यानी जो रंग किया जाता है वो अब ऐसा होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा। जो रंग में केमिकल वगैरह आते हैं ना उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, और कोई बच्चे वगैरह मतलब जीभ से चाट लेते हैं तो भी नुकसान होता है उनको। अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, पहले तो ध्यान रखना, कोरम्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट जयपुर में है। सूक्ष्म लघु व मध्यम हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। यह गाय के गोबर से तैयार किया जाएगा, ठीक है। होगा रंग गोहे के गोबर से तैयार किया जाएगा और दीवारों पे लगाया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा, किसी को भी नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं पहुंचाएगा। तो ये खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो जयपुर के अंदर स्थित है। इतनी बात आपको याद रखनी। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करोगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था देखिए, पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किरण सोनी गुप्ता को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर की बागोर की हवेली के पास है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। और स्थायी अध्यक्ष राज्यपाल। एक क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अजमेर में। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स लगता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। उस समय भारत पर राज था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, और अजमेर को आके इन्होंने क्या की? कर्म भूमि बनाई। इंपॉर्टेंट, गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, अजमेर को कर्म भूमि बनाई और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका जन्म सज्जर या झज्जर, कई बार सज्जर, ईरान के अंदर इनका, या पर्सिया कहते हैं, इनका जन्म हुआ। और पूछे दिल्ली, ये दिल्ली किसके शासनकाल में गए? तो जब इल्तुतमिश शासन थे जब ये दिल्ली गए थे, ये ध्यान रखना। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है, जहाँ दरगाह बनी हुई है अजमेर में, वहां पे 2 कड़ाए पड़े हुए हैं, एक बड़ा कड़ा, एक बड़ी देग, एक छोटी देग। बड़ी देग अकबर ने बनाई, छोटी देग जहांगीर ने बनाई। अब दूसरी बात आ जाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स लगता है, उससे पहले किस जिले का गौरी परिवार है वो झंडा फहराता है? तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार फहराता है। और फिर 1 रजब से 6 रजब तक यहाँ उर्स लगता है। और खास बात, अभी जो अब की बार जो लगा वो 809वां उर्स लगा था। कौन सा? 809वां उर्स लगा था। ये सारी बातें मैंने बता दी, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था 12 मार्च को कॉलेज लेक्चरर में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो हसन रूहानी थे। कौन थे? हसन रूहानी। अब अगले क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। काला तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? बारां, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर।
सही जवाब देना है। और राजस्थान का नीला शहर किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। इन चारों जिलों के आपको दो दो तीन तीन उपनाम सारे बताने हैं, फिर मैं बाकी जो बच गया आपको कल जरूर बताऊंगा। तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और शाम 9 बजे क्लास देखना न भूले, बहुत खास है आपके लिए। जो विद्यार्थी लगातार कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए फायदा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।